दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, ओडिशा के समाज और संस्कृति में गजब की धार्मिकता है। आज मैं ओडिशा पर आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वहाँ की सामाजिकता पर, वहाँ की धार्मिकता पर और सियासत पर भी। ओडिशा में हमने देखा है कि जो वहाँ की धार्मिकता है वो समाज के अंदर घुली मिली हुई है। और ये जो धार्मिकता उनकी है वो मैं समझता हूँ कि समाज का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो इससे प्रभावित ना हो। यहाँ तक कि राजनीति भी प्रभावित है, बिल्कुल राजनीति प्रभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो धार्मिकता उनकी है सांप्रदायिकता से कोसों दूर है। अभी तक तो ये जरूर ओडिशा का सौभाग्य है। लेकिन एक चीज जो उड़ीसा को हिंदी के बहुत सारे राज्यों से अलग करती है, हिंदी क्षेत्र के, कि वहां पर राजनीति में, समाज में और उनकी धार्मिकता में कॉम्युनलिज्म नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं है। मैं व्यापक तौर पे कह रहा हूं, छिटपुट घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूं। और उनकी जो धार्मिकता है उसके केंद्र में जगन्नाथ हैं। जगन्नाथ यानी जय जगन्नाथ, पुरी का वह महान, दिव्य और अद्भुत मंदिर जो 12वीं शताब्दी का माना जाता है। और हम सब जानते हैं, आप सभी इस बात से परिचित होंगे कि जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा, उनकी बहन, दोनों की बहन, इनकी पूजा की जाती है। यात्रा निकलती है हर साल और वो यात्रा तो अद्भुत होती है। बताते हैं कि दूर देश के लोग भी उस यात्रा को देखने आते हैं। और दोस्तों, ये जो ओडिशा की जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें जय जगन्नाथ, जगन्नाथ की बहुत बड़ी भूमिका है। और जगन्नाथ बड़े मानवीय देवता हैं और उनकी जो यात्रा होती है वह भी ऐसा लगता है कि कोई कोई मनुष्य, एक महामानव चला जा रहा है। तो भगवान हैं, ईश्वर हैं, लेकिन बिल्कुल मनुष्य की तरह। उनमें अद्भुत मानवीय मानवीय एक स्वरूप दिखाई देता है, एक खूबसूरत मानवीय स्वरूप कि मनुष्य कितना सुंदर हो सकता है, मनुष्य कितना सबलाइम, अलौकिक हो सकता है। ये मैं समझता हूं कि जगन्नाथ और जय जगन्नाथ की जो संस्कृति है, उसके जो धार्मिक मूल्य हैं, उसके जो आध्यात्मिक मूल्य हैं, वो शायद यही कारण है कि वो समाज को सांप्रदायिकता की तरफ नहीं जाने देते। दोस्तों, मैं ये चर्चा आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस वक्त हमारे उत्तर भारत में, हिंदी क्षेत्र में, खासकर उत्तर प्रदेश में, अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन हो रहा था और मंदिर के उद्घाटन से काफी पहले उत्तर के तमाम क्षेत्रों में, हिंदी भाषी क्षेत्रों में, राम मंदिर को लेकर एक अजीब तरह का माहौल पैदा कर दिया गया था और अभी भी वो माहौल बरकरार है। उसी समय, लगभग उसी समय, बड़ी खामोशी के साथ, बहुत शांति और सद्भाव के साथ जगन्नाथ मंदिर के इर्द गिर्द एक विशाल श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा था। उसको अमली जामा पहना करके कई सालों से काम चल रहा था। 2021 से चल रहा था काम श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का और 2021 से चला काम, 2024 में पूरा हुआ और 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर यानी पुरी के उस महान जगन्नाथ मंदिर के इर्द गिर्द चारों तरफ एक विशाल मार्ग तैयार किया गया है। बहुत ही खूबसूरत चौड़ी सड़कें, चौराहे, फौहारे, हर तरह की चीजें हैं, परिवहन व्यवस्था। और मंदिर का जो इलाका जो बिल्कुल इंक्रोचमेंट का शिकार था, खासकर बाहरी इलाका गलियारा, उसको बिल्कुल खाली करा दिया गया है और क्या शानदार गलियारा बना है। तो ये जो परिक्रमा प्रकल्प है, 943 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इसमें। निजी तौर पे मैं मानता हूं कि धर्म और राजनीति दोनों का रिश्ता बिल्कुल अलग होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि स्टेट का धार्मिकता में कोई रोल नहीं होना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों, सोमनाथ के मंदिर को आप याद कीजिए। ठीक है कि राजेंद्र प्रसाद उसके उद्घाटन में गए थे, लेकिन सरदार पटेल ने महात्मा गांधी के कहने पर सोमनाथ मंदिर का पूरा जो निर्माण, पुनर्निर्माण, जो भी आप कह लीजिए, जितना भी काम हुआ वो सब जनता के चंदे के पैसे से किया और कराया था। उसमें सरकारी फंड नहीं इस्तेमाल हुआ था। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में
हमारे जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में सरकारी धन का प्रयोग किसी भी धार्मिक, किसी भी इस तरह के कार्यक्रम में नहीं शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन चलिए ठीक है, जो शामिल भी किया गया, अगर उसमें लगा भी, तो एक बड़ा फर्क जरूर है कि जगन्नाथ मंदिर में ये खर्च नहीं हुआ। जगन्नाथ मंदिर के इर्द गिर्द इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में ये खर्च हुआ है, यानी सड़क पर, परिक्रमा का पूरा जो एक मार्ग तैयार किया गया है, उस पर खर्च किया गया है। मंदिर को बेहतर वो दिखाई पड़े, लोगों की वहां पहुंच हो सके, लोगों को कोई तकलीफ ना हो। बुजुर्गों के लिए बाकायदे गाड़ियां चल रही हैं, वो बैटरी संचालित गाड़ियां हैं, इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो ये सारी व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि इसको मंदिर के अंदर निवेश या मंदिर के अंदर खर्च से अलग किया जाना चाहिए। और इस रूप में अगर देखा जाए तो उड़ीसा सरकार ने थोड़ी शालीनता का परिचय दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो परिक्रमा प्रकल्प का लोकार्पण या उद्घाटन जो भी हुआ है, वो 17 जनवरी को उस समय हुआ, जब ठीक 4 दिन बाद अयोध्या में मंदिर का लोकार्पण होने वाला था। 4 दिन पहले उसके हो गया। और उसमें नवीन पटनायक जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वह मौजूद रहे उद्घाटन में। लेकिन उन्होंने पूजा के वो मुख्य पात्र नहीं थे, वह एक वहां उपस्थित केवल थे, जो नियमानुसार जो एक परंपरागत व्यवस्था वहां पर है, पुरी के राजघराने के जो अभी जो सदस्य हैं, जीवित सदस्य जो हैं, गजपति, दिव्य सिंह, उन्होंने पूजा को एक तरह से पूजा उन्होंने की इस पूरे लोकार्पण या उद्घाटन में। उसमें नवीन पटनायक जो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो स्वयं उसके मुख्य पात्र नहीं बने। तो एक तरह से डिस्टेंस भी उन्होंने मेंटेन की और बड़ी शालीनता से सब कुछ संपन्न हो गया। पूरे प्रदेश में इसका बहुत जम के प्रचार था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन राजनीति और धर्म का एक अलगाव भी दिखाई दे रहा था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, कहने वाले, कि ओडिशा में भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर काफी उसने प्रचार किया था, गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे जुलूस निकले थे, तो इसलिए ये जो परिक्रमा प्रकल्प है, इसका भी जो प्रचार है वो कम से कम एक मामले में जरूर एक, इसको प्रतिद्वंदिता तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक प्रतियोगिता लेता हुआ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मंदिर अभियान के जरिए ओडिशा की सियासत में, ओडिशा के समाज में गहरी पकड़ बनाए। इसको एक तरह से काउंटर करने की स्ट्रेटजी, बहुत शालीन स्ट्रेटजी भी नजर आ रही है जो बीजू जनता दल है उसके अभियान में, जो उसने प्रकल्प जो ये तैयार किया है, परिक्रमा प्रकल्प। तो हमने देखा कि अगर उड़ीसा में अगर चुनाव की बात हम करें, लोकसभा के चुनाव की, हम धर्म और संस्कृति के बाद सीधे चुनाव पर आ जाते हैं, क्योंकि ये चुनाव वर्ष है। तो 2024 के चुनाव में ये दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, यानी बीजेडी और भारतीय जनता पार्टी, अगर केंद्र में देखा जाए तो दोनों सहयोगी दल हैं। भारतीय जनता पार्टी शासक पार्टी है और नवीन पटनायक जी की जो बीजू जनता दल है, वो आमतौर पे अनेक मसलों पर, यहां तक कि बेहद विवादास्पद जो केंद्र सरकार के बहुत सारे जो प्रकल्प या बहुत सारे एक्ट, बहुत सारे जो विधेयक हैं, उन सब पर उसने सपोर्ट किया है पार्लियामेंट के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राज्य स्तर पर दोनों में चुनावी जंग भी होती है। अब पिछली बार जो चुनावी जंग थी 2019 में, उसमें हमने देखा कि बीजू जनता दल को कुल मिलाकर 13 सीटें मिली थी लोकसभा की। 21 सीटें टोटल हैं उड़ीसा में, और 21 सीटों में बीजू जनता दल को 13 सीटें मिली, 43% उसको वोट मिला था। और भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटों में 8 सीटें मिली थी, 38% वोट मिला था। लेकिन 2014 की बात अगर हम देखें तो 2014 में बीजू जनता दल को 20 सीट मिली थी 21 सीट में, और उसको 44% वोट था। और भारतीय जनता पार्टी को एक सीट केवल मिली थी, एक सीट केवल 2014 में मिली थी, और 21 सीटों में एक सीट,
और उसको 21.5% वोट मिला था। इसका मतलब है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई। बढ़त बीजू जनता दल की सीटों के पर बढ़त नहीं बनाई, लेकिन अपने वोट परसेंटेज को बढ़ाया, अपनी सीटें वो बढ़ाई। तो इस बार 2024 में माना यह जा रहा है कि एक बहुत टफ लड़ाई होगी लोकसभा के लिए। विधानसभा के लिए क्या होगा इस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा की जो जंग है वो दो सहयोगी नुमा दलों के बीच में एक सियासी जंग होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी तरफ जो अयोध्या का जो मसला है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी एग्रेसिव होकर पूरे उड़ीसा में प्रचार करती नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये जो उड़ीसा की बात है वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा स्टेट जहां पर धार्मिकता है लेकिन सांप्रदायिकता नहीं है, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहां धार्मिकता रिप्लेस हो गई है सांप्रदायिकता से, और सांप्रदायिकता को ही धार्मिकता का एक तरह से पर्यायवाची मान लिया गया है। तो ये बड़ा डिफरेंट है, दोनों जगह बिल्कुल अलग अलग है। लेकिन दोस्तों, बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, अभी 3 फरवरी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबलपुर में थे, और संबलपुर की जो सभा है उसमें उसका मैं उनका भाषण सुन रहा था टेलीविजन चैनलों पर। मैंने देखा कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो संबोधन या शुरुआत की अपने भाषण की, तो उसमें जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। उड़ीसा की जो अपनी अपनी जो कल्चर है, अपनी जो एक परंपरा है, उसी के हिसाब से उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की। और दोस्तों, सचमुच जय जगन्नाथ ये केवल अभिवादन ही नहीं है, केवल संबोधन ही नहीं है, ये जयकारा भी है। और इस जयकारे में सहिष्णुता है, मोहब्बत है, प्यार है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि धार्मिकता और सांप्रदायिकता दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और ये साफ नजर आता है उड़ीसा के समाज में। मैंने कई बार उड़ीसा जाने का मुझे मौका मिला है, और इसलिए अपने अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं। और दिलचस्प बात यह है, जो दोनों का प्रकल्प, जो एक अयोध्या का मंदिर और दूसरी तरफ जगन्नाथ मंदिर के इर्द गिर्द जो परिक्रमा प्रकल्प बना है, इन दोनों के बीच में तुलना भी की जा रही है वहाँ उड़ीसा में, लेकिन इसके बावजूद दोनों बिल्कुल अलग अलग भी हैं। हम हर उपासना स्थल का सम्मान करते हैं, सबकी धार्मिकता का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये जरूर हम कहेंगे, उड़ीसा से हमें सचमुच सीखने की भी जरूरत है कि कैसे उनकी धार्मिकता पवित्रता और आध्यात्मिकता पर आधारित है, और उसमें सांप्रदायिकता के लिए कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।